हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो फिर से आपके यूपी बोर्ड का पेपर ही है जो 2024 के अंदर कंडक्ट कराया गया था। अच्छा, इसका हमने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था। आज हम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं जिसमें पूरे के पूरे पेपर को हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बट हाँ, इस वाले पार्ट में आपका पेपर पूरा का पूरा यहाँ पे सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि सारे के सारे वीडियो की नोटिफिकेशंस आप लोगों को ऑन टाइम मिले और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सको। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। अच्छा, इससे पहले आप लोगों ने अगर वीडियोस नहीं देखी है तो ये यहाँ पे ना आपको ये मैंने इंग्लिश वर्जन को स्टार्ट कराया था। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था जिसके अंदर हमने सारे एमसीक्यू कर लिए थे। एक्चुअली इसके अंदर 6 एमसीक्यू थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का ABCD ये पार्ट हमने कर लिया था पूरा डिटेल में डिस्कस। आज हमें जो स्टार्ट करना है वो करना है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें देखो क्या दे रखा है कि रिकॉग्नाइज करो सारे के सारे पॉसिबल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो कि बनते हैं फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन से इस हाइड्रोकार्बन की। तो ये जो हाइड्रोकार्बन है, इस हाइड्रोकार्बन का नेम है एन ब्यूटेन, मतलब नॉर्मल चेन है ये किसकी, ब्यूटेन की। तो अगर मैं इसका मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाती हूँ बाय द फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर मेरे को इसका फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन कराना है तो फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन कराने के लिए कुछ कंडीशंस होंगी। ये मेरे पास हाइड्रोकार्बन है, इसकी रिएक्शन में अब क्लोरो क्या बोला इन्होंने कि मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनने हैं, मतलब मुझे रेडिकल यहाँ पे क्या लेना है, क्लोरीन। ये देखो फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन क्वेश्चन में भी बता दिया कि यहाँ पे मुझे क्या लेना है, डाइक्लोरो लेना है। ठीक है, इसकी रिएक्शन में करा दूं HMU के साथ, हीट के साथ या फिर लाइट के साथ। मींस जब भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन होगा साथ में क्या होगा, डाई हैलोजन होगा, हीट, लाइट, यूवी इन सब की प्रेजेंस में, तो वहां पे होती है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, अब मेरे पास ये क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है और यहाँ पे क्या है, ये डाइक्लोरीन है। ठीक है, तो क्लोरीन क्योंकि अपनी इसकी प्रेजेंस में है, यूवी की, हीट की, लाइट की, ठीक है, या HMU की, तो ये जो क्लोरीन है ये कैसे टूटेगा, ये रेडिकल्स की फॉर्म में टूटेगा। मींस यहाँ पे जो होगा वो होगा होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक का मतलब एक बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है, तो इक्वली हमने इस बॉन्ड को तोड़ दिया ताकि एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चला जाए, एक इसके पास चला जाए दूसरे क्लोरीन के पास। ठीक है, और ऐसे हमें यहाँ पे क्या मिल जाए, रेडिकल्स। अब अगर मुझे इसके पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने हैं, अच्छा आइसोमर्स वो होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वो होते हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंस होता है इनकी स्ट्रक्चर के अंदर। अब आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले ये देखो कि यहाँ पे ये जो कार्बन की चेन है इसके अंदर कितने टाइप के कार्बन है, क्योंकि जितने टाइप के कार्बन होंगे उतनी ही टाइप की हमारे यहाँ पे क्या बनेगी, स्ट्रक्चर बनेगी। देखो ये CH3 जो है इसको आप लिख दो A, ये वाला CH3 A, ये वाला CH2 B, ठीक है, इसके बगल में जो CH2 है ये B और ये वाला CH2 भी B। अब ये मैंने AA और BB क्यों लिखा, देखो क्योंकि ये जो CH3 है फर्स्ट वाला, इसके बगल में क्या है CH2, ये CH3 इसके बगल में भी क्या है CH2। मींस इस लेफ्ट वाले CH3 और राइट एंड पे जो CH3 है इन दोनों का नेचर सेम है, दोनों का एनवायरमेंट सेम है, तो इसलिए CH3 क्या है, सिमिलर है, इसलिए मैंने इसको भी A लिखा, इसको भी A लिखा। ऐसे ये CH2 देखो उसके बगल में CH3 है, इसके भी बगल में CH3 है, दोनों CH2 का एनवायरमेंट सेम है, इसलिए मैंने दोनों को क्या क्या लिखा, BB लिखा। आई इतनी बात समझ में। तो अब अगर मैं इसका फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन कराऊं तो यहाँ पे मुझे जो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, एक्चुअली में 2 मिलेंगे। कैसे, क्योंकि ये भी AA टाइप का है, सॉरी ये भी AA टाइप का है और ये भी हमारा क्या है, देखो BB टाइप का है। ठीक है, तो जब मैं इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ करा रही हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ HMU में अभी ले लेती हूँ, हीट या लाइट जो भी आप लोगों को बेहतर लगे। ठीक है, कंडीशंस बस होती हैं। तो होगा ये कि अभी हमने देखा था ये तो रेडिकल के फॉर्म में टूटा, तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे। एक तो क्या, इधर हाइड्रोजन होगा, ये ऐसे मैं इसको लिख सकती हूँ ना CH3 को इस फॉर्म में, तो ये हाइड्रोजन भी यहाँ से कैसे निकलेगा, होमोलिटिक क्लीवेज करके ही निकलेगा। तो CH2 के ऊपर भी क्या बनेगा, एक रेडिकल बनेगा। तो ये जो रेडिकल है इस रेडिकल के साथ मिलके क्या बना लेगा, CH2 Cl CH2 CH2 CH3, तो ये बन गया मेरा प्रोडक्ट नंबर 1। ठीक है, ये जो Cl मैंने यहाँ पे लगाया है आप इसको यहाँ पे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज दोनों के दोनों CH3 क्या है, सेम है। तो अगर आप इधर Cl लगाओगे स्ट्रक्चर फिर भी वही बनेगी अगर आप इसकी नेमिंग करोगे। सेकंड प्रोडक्ट यहाँ से जो बनेगा वो बनेगा CH3
अब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो एक क्लोरीन इधर लगेगा, ये हो गया स्ट्रक्चर नंबर सेकंड। अब ये भी कार्बन CH2 सिमिलर है, ये भी CH2 सिमिलर है, चाहे इस पे क्लोरीन लगा दूं चाहे इस पे लगा दूं, बात बराबर है। तो टोटल नंबर ऑफ जो यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बने वो कितने बने, 2 बने, फर्स्ट वाला ये और सेकंड वाला ये, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ, मैं बोलूँ ये जो टाइप ऑफ कार्बन थे वो कितने थे, 2 थे, तो प्रोडक्ट की नंबर भी कितने बने हैं, यहाँ पे 2 बने हैं, जो कि आपस में क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। तो आया ये वाला सवाल समझ। बाकी देखो इससे ज्यादा डिटेल में हम नहीं कर सकते, बिकॉज थोड़ा सा प्रीवियस ईयर में आपको भी ये होता है कि जल्दी खत्म हो जाए, मुझे भी होता है कि सारे कंसेप्ट में इसमें ना बता पाऊं, क्योंकि अगर सब कुछ इसमें बता दिया फिर सिलेबस का तो कोई मतलब रह ही नहीं जाएगा, जो इतनी सारी वीडियोस बना रखी हैं, है ना। इसलिए अब देखो, फिनोल शोज द एसिडिक प्रॉपर्टीज बट इथेनॉल इज ऑलमोस्ट न्यूट्रल, एक्सप्लेन विद रीजन। क्या कह रहा है कि फिनोल तो क्या है, एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करता है। सबसे पहले फिनोल की आप स्ट्रक्चर देख लो, ऐसी होती है, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि फिनोल तो एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करता है, वहीं पे जो एथेनॉल है जिसको बोलते हैं C2H5OH, ये ऑलमोस्ट होता है न्यूट्रल, ठीक है। अब एक चीज अगर आप लोगों को पता है कि एसिड्स वो होती हैं जो प्रोटॉन को डोनेट कर देती हैं, जो H+ को इजिली बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो फिनोल के केस में अगर मैं यहाँ से H+ को बाहर निकाल देती हूँ, यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा फिनॉक्साइड आयन, कुछ इस तरीके से। क्या बनेगा, यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन बनेगा। वहीं पे अगर मैं इसको निकाल दूं H+ को यहाँ से बाहर, तो C2H5O नेगेटिव बनेगा, ये बनेगा, ठीक है, इथोक्साइड आयन बनेगा। अब एक तरफ फिनॉक्साइड, एक तरफ बना इथोक्साइड आयन। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर, ये पूरे बेंजीन रिंग के अंदर क्या कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है, लेकिन ओवर नेगेटिव जो है इसके पास यहाँ पे रेजोनेंस का या फिर कंजुगेशन का कोई चांस नहीं है, इसलिए ये वाला क्या होएगा, अनस्टेबल होएगा, ठीक है। इसकी स्टेबिलिटी या मैं बोलूँ क्या होगी, बहुत ही कम होगी। लेकिन वहीं पे इस नेगेटिव चार्ज के पास पूरी रिंग है डीलोकलाइजेशन करने के लिए, कंजुगेशन शो करने के लिए, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, मींस ये जो फिनॉक्साइड आयन होगा, क्योंकि ये स्टेबल होगा तो इसलिए H+ को इजिली क्या कर देगा, डोनेट आउट कर देगा। और जब ये इजिली डोनेट आउट कर देगा, हेंस फिनोल क्या होगा, एक अच्छा एसिड होगा, ठीक है। वहीं पे इथोक्साइड आयन अगर H+ को डोनेट करता भी है तो उसके बाद जो उसका इथोक्साइड आयन बनता है, क्योंकि वो स्टेबल नहीं बनता है, इसलिए ऑलमोस्ट क्या होता है, न्यूट्रल। इसलिए हम इथेनॉल को एसिडिक नहीं कह सकते, ठीक है। रीजन ये है कि इनके प्रोटॉन निकालने के बाद इनके जो आयंस बने वो क्या है, फिनोल वाला तो स्टेबल है बट इथेनॉल वाला स्टेबल नहीं है। और अगर कोई चीज स्टेबल नहीं है तो तभी उसका क्या मतलब है कि वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो H+ को यहाँ पे निकालने को मतलब होता ही नहीं, इसलिए ये क्या होगा, ऑलमोस्ट न्यूट्रल, और ये क्या होगा, एसिडिक। तो लिखने का तरीका क्या है, फिनोल शोज द एसिडिक कैरेक्टर बट इथेनॉल इज ऑलमोस्ट न्यूट्रल, एक्सप्लेन विद रीजन। तो आप लोगों को लिखना है फिनोल शोज एसिडिक प्रॉपर्टीज because after losing the H+, phenol forms the phenoxide ion which is stable through the resonance, and in case of ethanol, after losing the H+ from the ethanol, it forms the ethoxide ion which is actually unstable or less stable than the phenol, hence it is almost neutral and phenol shows the acidic properties। इतनी बात समझ में, ये आप लोगों को लिख लेना है। उसके बाद अब आ जाओ थर्ड के C पार्ट पे, डिफरेंशिएट कर दो इनके बीच में, एक है एसिटल्डिहाइड, एक है एसीटोन। अब एसिटल्डिहाइड को अगर मैं लिखूं मोलिकुलर फॉर्मूला CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये है एसिटल्डिहाइड, और एसीटोन क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। एसिटल्डिहाइड है, एक क्या मेरे पास है एसीटोन। तो डिफरेंशिएट कर दो इनके बीच में। तो मैं इनको कैसे डिफरेंशिएट आउट करूंगी कि एसिटल्डिहाइड तो क्या है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है, वहीं पे ये क्या है, एक कीटोन ग्रुप है, ठीक है। ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप, ये क्या है, कीटोन ग्रुप है। और अगर मुझे इन दोनों को टेस्ट के बेसिस पर डिफरेंशिएट आउट करना है तो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि एल्डिहाइड्स जो होता है, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी हाई होती है, किसके कंपैरिजन में, कीटोन के। कीटोन से क्योंकि रिएक्टिविटी इस एल्डिहाइड की क्या होगी, हाई होगी, इसलिए इसको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, वहीं पे कीटोन को नहीं कर पाएगा। मतलब इसके केस में मतलब इस वाले के केस में ये जो एसिटल्डिहाइड है इसको फेलिंग या फिर टॉलेंस रिएजेंट आराम से क्या कर देंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे, ठीक है। वहीं पे जो कीटोन है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी क्या है, कम है, तो इसलिए इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी इसकी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, लाइक पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, ठीक है। तो इसके केस में फेलिंग रिएजेंट या फिर
फेलिंग सोल्यूशन या फिर टोलेंस रिएजेंट इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएंगे। आई इतनी बात समझ में। तो कैसे डिफरेंशिएट आउट करोगे? देखिए एल्डिहाइड, दूसरा है कीटोन। इस एल्डिहाइड को फेलिंग सोल्यूशन या फिर टोलेंस रिएजेंट इजीली ऑक्सीडाइज कर पाएंगे, जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन कीटोन के केस में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कोई काम नहीं होगा, इसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आप बोल सकते हो कि फेलिंग और टोलेंस रिएजेंट कैन ऑक्सीडाइज द एल्डिहाइड बट कांट ऑक्सीडाइज द कीटोन। ठीक है, तो ये हो गया इन दोनों के बीच का डिफरेंस। थोड़ी सी मेरी आवाज खराब है, गला थोड़ा सा बैठा हुआ है। ठीक है, आप लोगों को डिस्टर्बिंग लगेगा, लेकिन देखो वीडियो बनानी ज्यादा जरूरी थी, फिर गैप आ जाता है, आप लोगों की भी जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब हो जाती है ना। अब देखो ये है एसिटोफिनोन और ये क्या है? बेंजोफिनोन। तो एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन की पहले तो आप स्ट्रक्चर ही देख लो क्या होती है। ये है एसिटोफिनोन, ठीक है, और ये है आपका बेंजोफिनोन। फिर आपको इन दोनों को डिफरेंशिएट आउट करना है, तो इसके लिए एक टेस्ट है जिसका नाम है आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्या है? आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, जो कि किसकी प्रेजेंस में होता है? NaOH एंड I2 की प्रेजेंस में। होगा क्या? आयोडोफॉर्म टेस्ट होने के लिए आपके पास कार्बोनिल के बगल में एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, उसकी अल्फा पोजीशन पे। क्या होना चाहिए? मिथाइल ग्रुप। तो देखो कार्बोनिल के बगल में यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, लेकिन इधर कोई भी मिथाइल ग्रुप नहीं है, ना लेफ्ट में ना राइट में, सिर्फ क्या है? रिंग्स है बेंजीन की। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो होगा एसिटोफिनोन, ये तो क्या करेगा? आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट देने के बाद यहाँ से बना देगा CH3 एज अ बाय प्रोडक्ट, एज अ मेन प्रोडक्ट सॉरी, और जो कि क्या होंगे? जिसके येलो पीपीटीज होंगे। लेकिन बेंजोफिनोन की केस में यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे कार्बोनिल के कोई भी मिथाइल ग्रुप नहीं है, इसलिए आयोडोफॉर्म टेस्ट को नहीं देता और नहीं देगा, कोई कलर के प्रेसिपिटेट से नहीं शो करेगा। तो ये तो क्या करेगा? येलो पीपीटी शो करेगा एज अ मेन प्रोडक्ट की तरह, और बेंजोफिनोन जो होगा ये कोई भी प्रेसिपिटेट को शो नहीं करेगा, बिकॉज ये रिएक्ट नहीं करेगा किसके साथ? NaOH I2 के साथ में, हैंस आयोडोफॉर्म टेस्ट को नहीं देगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इसको इन टेस्ट को डिफरेंशिएट आउट कर सकते थे। जहाँ पे भी इस तरह के सवाल आते हैं तो आपको बेसिकली वो पूछते हैं कोई ऐसा टेस्ट बता दो जिससे आप इनको डिफरेंशिएट आउट कर सको। ठीक है, आगे बात समझ आ रही है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो आप लोग, तब तक क्या दे रखा है देखो। तो गेट ना, अब इसका थर्ड का डी पार्ट है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियोसाइड एंड द न्यूक्लियोटाइड्स। क्या डिफरेंस होता है न्यूक्लियोसाइड या फिर न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड्स के और इसके बीच में इतना सा डिफरेंस है कि इसके पास एक्स्ट्रा होती है एक फॉस्फेट का ग्रुप। इसके पास क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप होता है एक्स्ट्रा, किसके पास? न्यूक्लियोटाइड के पास, है ना। फॉस्फेट ग्रुप इससे क्या होता है? अटैच्ड होता है। लेकिन वहीं पर मैं बात करती हूँ न्यूक्लियोसाइड की, इसके पास फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता। मीन्स न्यूक्लियोसाइड के पास क्या होता है? नाइट्रोजनियस बेस होता है। क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस होता है इसके पास। नाइट्रोजनस क्या होगा? बेस होगा, प्लस का शुगर होगा। किसके पास? न्यूक्लियोसाइड के पास। अब इसके पास, टाइड के पास नाइट्रोजनस बेस भी होगा, शुगर भी होगा, प्लस का फॉस्फेट ग्रुप भी होगा, तो इसलिए क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में बस डिफरेंस इतना सा है, इसके पास फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड नहीं होता, न्यूक्लियोटाइड के पास फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है? अटैच्ड होता है। आई इतनी बात समझ में? तो ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो, क्या लिख सकते हो कि न्यूक्लियोसाइड हैविंग ओनली नाइट्रोजनियस बेस विद शुगर while nucleotide having nitrogen base plus sugar plus का phosphate group attached to it। आई इतनी बात समझ में? 2 नंबर का सवाल था। एनसीईआरटी में आपको बिल्कुल डायरेक्ट ये चीजें दे रखी हैं, सारा का सारा पेपर तो एनसीईआरटी से ही है एक्चुअली में, बट करना ही है कि आप लोग पढ़ते ही नहीं एनसीईआरटी, नहीं पढ़ते ना अभी भी, बताओ। उसके बाद आ जाओ कि आपको डिफाइन करना है किसको? सोल्यूशन को। ठीक है, आपको डिफाइन करना है सोल्यूशन को, और इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन बी एक्सप्रेस्ड। आप डिफाइन कर दो कि सोल्यूशन क्या होते हैं, ठीक है, और कितने डिफरेंट वेज से आप कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन की क्या कर सकते हो? एक्सप्रेस कर सकते हो। तो सबसे पहले सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होगी? अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सोलवेंट। क्या लिखोगे? अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सोलवेंट फॉर्म्स द सॉल्यूशन। मींस कितनी क्वांटिटी सोल्यूट की आपने डाली है सोलवेंट के अंदर,
तो कितना सोल्यूट आपने डिसोल्व करा है सॉल्वेंट के अंदर, वहां से जो आपको जो सोल्यूशन जो मिलेगा उसी को हम एक्चुअल में सोल्यूशन बोलते हैं। तो लिखने का तरीका है अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज सोल्यूशन। क्या आपने डिफाइन कर दिया। अब ऐसे कितने डिफरेंट वेज है कि जिससे आप कंसंट्रेशन सोल्यूशन की एक्सप्रेस कर सकते हो। तो एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास कई सारे फॉर्मूलाज है, जैसे कि मास परसेंटेज है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, मोलारिटी है, मोलालिटी है, मोल फ्रैक्शन है। ये सारे के सारे आपके पास क्या है डिफरेंट वेज है जिससे कि हम सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन की डेफिनेशन में लिखो अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज सोल्यूशन। अब कौन कौन से डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट वेज है, एक तो मास परसेंटेज है, दूसरा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, तीसरा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी हो गया, फिर मोलैलिटी हो गया, है ना। ये सारे के सारे आपके पास क्या हैं डिफरेंट वेज हैं जिससे कि आप कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन की एक्सप्रेस कर सकते हैं। बिल्कुल आसान सवाल था। अब देखो ये जो दे रखा है ना 1+2, इसको भी देखा करो। एक नंबर में आपसे पूछा है कि डिफाइन सोल्यूशन, सीधा ये सब लिख के मत आ जाना, नंबर नहीं मिलेंगे, 2 ही नंबर मिलेंगे। एक नंबर में आपको डेफिनेशन देनी है, डिफाइन करना है सोल्यूशन से आप क्या समझते हैं, फिर 2 नंबर में आपको ये सब बताने हैं। आई बात समझ। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन द कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट एंड डिस्कस देयर वेरिएशन विद द कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं कप्पा से, मोलर कंडक्टेंस को करते हैं हम लैम्डा एम से। आई थी बात समझ। अब उसके बाद देखो कंडक्टेंस एक्चुअली में होता क्या है, इसकी मैं आप लोगों को के लिए डेफिनेशन लिख देती हूँ। कंडक्टेंस डिफाइंड एज द ईज, कंडक्टेंस डिफाइंड एज ईज विद विच करंट flows through the electrolytes। ठीक है, कंडक्टेंस वो ईज होती है जिससे कि करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू। मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस, कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 mole of electrolytes, conductance of all the ions produced by the 1 mole of the electrolytes, which are when electrodes are at unit distance, when electrodes are at unit distance apart and have sufficient area of cross section, sufficient area of cross section to hold इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन। अब आगे क्या बोला है कि इनका वेरिएशन बता दो कंसंट्रेशन के साथ ही कैसे वेरी करती हैं। कंसंट्रेशन का बढ़ना मतलब डाइल्यूशन का घटना, कंसंट्रेशन का घटना मतलब डाइल्यूशन का बढ़ना। ठीक है, अब उससे पहले आप यहाँ से स्पेस बनाने के लिए थोड़ा सा मैं इसको रब कर देती हूँ। ठीक है, इसको हम डाउन आप लोग कर सकते हो अगर आपको डेफिनेशन ठीक लग रही है तो। अब देखो अगर मैं कंडक्टिविटी के केस में बात करूं, कंडक्टिविटी घटती है, कम होती है जैसे जैसे कंसंट्रेशन क्या होती है कम, मतलब कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन के एंड इनवर्सली होती है डाइल्यूशन के। ठीक है, यहीं पे अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी की बात करूं तो मोलर कंडक्टिविटी जो होती है ये बढ़ती है कंसंट्रेशन के कम होने से, मतलब मोलर कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे किसके, कंसंट्रेशन के, और डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है, डाइल्यूशन के। अब क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन करती है टोटल नंबर ऑफ आयंस, तो डाइल्यूशन से बढ़ते हैं वो टोटल नंबर ऑफ आयंस। कंडक्टिविटी डिफाइन करती है पर यूनिट वॉल्यूम कितने आयंस है, जो कि डाइल्यूशन से क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, इसलिए कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन के, और मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन। आई इतनी बात समझ में। ठीक है, बाकी इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जो कि इसका 4th का है, सी पार्ट। What do you understand by the first order reaction? First order reaction क्या होती है? ठीक है, the time taken in becoming 0.4 mole liter inverse, the time taken in becoming 0.4 mole liter inverse from initial concentration of 0.6 is 5 minutes in a first order reaction. How much time will be required for the initial concentration to reach 0.3? ठीक है, अब देखो इसमें आपको दे क्या रखा है, एक तो इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है 0.6,
फाइनल दे रखी है 0.4, टाइम दे रखा है 5 मिनट। ठीक है, सबसे पहले आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। उससे पहले आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को वो भी दिखाएंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा 2 स्टेप्स के अंदर होएगा। तो सबसे पहले तो आप दिखा दो कि कैसे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए जो हमारी बेसिक इक्वेशन होती है वो होती है R इक्वल टू, क्या होती है, रेट इक्वल टू R इक्वल टू K, रेट कांस्टेंट, और कंसंट्रेशन की पावर n। n यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो हमने लिख दिया है 1। तो जनरल ऐसे लिखते हैं R इक्वल टू K A की पावर n, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो n को क्या हो गया है यहाँ पे 1। ठीक है, अब फॉर्मूला जो अप्लाई करते हैं देखो वो ये करते हैं K इक्वल टू 2.303 बाई T log ऑफ A नोट बाई A। ठीक है, अब वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी शुरू कर दो। K इक्वल टू 2.303, टाइम कितना दे रखा है 5 मिनट। इनिशियल कंसंट्रेशन देखो कितनी दे रखी है आपको 0.6, तो 0.6, फाइनल दे रखी है 0.4। ठीक है, अब इसके बाद 2.303 बाई 5 log ऑफ 0.6 बाई 0.4। तो 6 को आप कैसे लिख सकते हो 2 इंटू 3, तो log 2 इंटू 3। log के एप्लीकेशन से हम इसको सोल्व भी कर लेंगे। 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 का स्क्वायर। 2.303 बाई 5 इंटू log ऑफ, अब log a इंटू log b होता है log ऑफ a प्लस log ऑफ b, मीन्स log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3। ठीक है, और log a की पावर b कैसे खुलता है, b log ऑफ a मीन्स 2 log 2, ये ऐसे खुलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर लिखूँ तो 2.303 बाई 5 log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 एंड log 3 की वैल्यू होती है 0.447, अप्रोक्सीमेटली इतनी ही होती है। ठीक है, फिर 2 तो है ही मल्टीप्लाई में, log 2 0.3010। तो जब मैंने सारे को कैलकुलेट यहाँ से किया तो ये जो निकल के आई ना इस पूरे ब्रैकेट वाले की, इसकी जो वैल्यू मेरे पास निकल के आई एक्चुअली में इस पूरे वाले की, ठीक है, वो कितनी आई मेरे पास, इसकी वैल्यू निकल के 0.176। कितनी आई 0.176। जब मैंने इसको फर्दर कैलकुलेट किया तो मेरे पास जो वैल्यू निकल के आई वो आई 0.081, जो कि किसकी वैल्यू है यहाँ पे, रेट कांस्टेंट की। किसकी, रेट कांस्टेंट की। ये हुआ है आधा पार्ट, मैंने के की वैल्यू निकाल ली। अब इसको आगे करने के लिए मैं के को यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस को बना देती हूँ। ठीक है, तो चलो यहाँ से अगर मैं इसको रिमूव करूँ तो यहाँ से मैंने रिमूव किया है ना। अब उसके बाद के की वैल्यू कितनी है 0.081 है इतनी। देखो आगे, अब आगे कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि अब मेरे को क्या करना है, इनिशियल कंसंट्रेशन को कहाँ तक लेके जाना है, फाइनल 0.3 तक। तो इनिशियल तो उतनी है, फाइनल क्या होगा इस बार चेंज, तो के इक्वल टू फिर से वही फॉर्मूला लगेगा 2.303 बाई टी log ऑफ ए नोट बाई ए। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, टाइम कितना लगा, तो टी इधर लिख लो, लेफ्ट में 2.303, के इसके नीचे फेंक दो। अब इनिशियल कंसंट्रेशन तो उतनी है 0.6, फाइनल मेरे को कितनी लेके जानी है अब 0.3, पहले कितनी थी वो 0.4। ठीक है, के की वैल्यू मैंने निकाल ली 0.081, तो log ऑफ, अब पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, 3 2 जैसे सीधा 2 भी लिख दो, 2.303 0.081, log 2 की वैल्यू 0.3010। वापस पूरे के पूरे को कैलकुलेट करोगे जो मैंने पहले से कैलकुलेट कर रखा है, तो जहां से जो टी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 8.66 मिनट, मतलब 8.6 मिनट लगेगी 0.6 को सॉरी कितना जाने में, 0.3 तक जाने में कंसंट्रेशन को। ठीक है, तो ये आपका सवाल था जो कि किसका था, केमिकल काइनेटिक्स का था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर था। ठीक है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, इस बार फिर से पूछ सकते हैं, तो ऐसे आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेनी है। आई बात समझ। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है इसका, फोर्थ का, पेपर का नहीं इसका है ना, फोर्थ का लास्ट, कि डिस्कस कर दो रीजन के साथ। आयरन प्लस 2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, वहीं पे मैग्नीज क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सबसे पहले आपको उनके एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। आयरन को होता है 26, वहीं पे मैग्नीज का कितना होता है 25 एटॉमिक नंबर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस हिसाब से कितनी आएगी, मैग्नीज इसकी सॉरी आयरन की तो आ जाएगी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अच्छा, उससे पहले रिड्यूसिंग एजेंट्स वो होते हैं जो दूसरे को रिड्यूस करते हैं, खुद को क्या करते हैं ऑक्सीडाइज, सेल्फ को ऑक्सीडेशन, दूसरों का रिडक्शन। तो आयरन +2 में कितना होता है 3d6, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए तभी +2 आया। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को और लूज कर देगा कितना बन जाएगा 3d5, जो कि क्या हुआ स्टेबल। तो इसने अगर दूसरों को क्या कर दिया रिड्यूस, मतलब खुद को इसने क्या करा है यहाँ पे सेल्फ का ऑक्सीडेशन।
वहीं पे मैग्नीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरों को तो ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद को क्या कर देगा, सेल्फ को रिड्यूस। मतलब सेल्फ का रिड्यूस का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, खुद गेन करेगा। तो मैग्नीज +2 में कितना होता है 3d5, और 3d5 4s0, कितना है 3d5 4s0। तो ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, अगर खुद के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो क्या हो जाएगा अनस्टेबल, और जो कि पहले से क्या है ये तो स्टेबल है, तो इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। वहीं पे आयरन रिड्यूसिंग की तरह करेगा, ठीक है, मतलब वो खुद को ऑक्सीडाइज कराना चाहेगा ताकि एक इलेक्ट्रॉन निकाल के वो खुद को क्या बना ले स्टेबल 3d5, क्योंकि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं मोस्ट स्टेबल 1 ऑर्बिटल हमारे पास होते हैं। हाँ, इतनी बात समझ, तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पे आ जाओ कि स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर है 21, वो एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, बट जिंक जिसका एटॉमिक नंबर है 30 वो नहीं है। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल्स को रखते हैं। तो इससे पहले इनका एटॉमिक नंबर देखो, जिंक है फुल्ली फील्ड, और यहीं पे स्कैंडियम कितना है 3d1 4s2, ठीक है, जिसके अंदर क्या है पार्शियली फील्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। पार्शियली मतलब डी ऑर्बिटल, फुल्ली फील्ड नहीं है, पार्शियली फील्ड है, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। वहीं पे ये क्या है फुल्ली फील्ड, और एक कंडीशन होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास डी ऑर्बिटल क्या होती है पार्शियली फील्ड। पार्शियली फील्ड है स्कैंडियम में, इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, बट जिंक है फुल्ली फील्ड, तो ये नहीं। ठीक, अब आ जाओ लास्ट सवाल पे जो कि नेक्स्ट है इसका फोर्थ का लास्ट पार्ट, ट्रांजिशन एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड्स वर्क इज द गुड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो होते हैं जो अपने सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं दूसरों को फॉर द रिएक्शन। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है, लार्जर सरफेस एरिया होता है, जिसके चलते ये काम करते हैं कैटलिस्ट की तरह, ठीक है। अगर लार्जर सरफेस एरिया होगा तो अपना सरफेस एरिया प्रोवाइड करेंगे बाकी रिएक्टेंट्स को, ताकि वो अपनी रिएक्शन को उनके सरफेस पे करा ले और इनको फिर बाहर ऐसे कैसे छोड़ दे। तो ट्रांजिशन एलिमेंट ड्यू टू द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द लार्ज सरफेस एरिया दे बिहेव एज अ गुड कैटलिस्ट। आई इतनी बात समझ में, तो सरफेस एरिया के कारण कैसे बिहेव करते हैं ये गुड कैटलिस्ट की तरह। अब इसके बाद देखो हमारे पास है ये वाला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है, अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5th है, ठीक है। तो 4 तक हमने कर लिया है डिटेल में डिस्कशन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसका फर्स्ट पार्ट देखो, ये बोल रहे हैं कि कॉपर जो कि सॉलिड फॉर्म में है उसको आप नहीं डिसोल्व करते HCl के अंदर, रीजन बता दो क्यों। कॉपर को हम नहीं डिसोल्व कर सकते HCl के अंदर, इसका आप बता दो कारण। देखो कारण ये है कि जो कॉपर होता है, कॉपर की रिएक्टिविटी कम होती है हाइड्रोजन से। कॉपर की रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है हाइड्रोजन से। अब इसकी रिएक्टिविटी कम होती है, इसी लेस रिएक्टिविटी के कारण ये जो कॉपर है ये HCl से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता। अगर ये HCl से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता मींस ये इसके अंदर सोल्यूबल नहीं हो पाता, इसके अंदर डिसोल्व नहीं हो पाता। तो इसके अंदर डिसोल्व नहीं हो पाता, यही हमें बताना था। अब क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी किससे कम होती है, हाइड्रोजन से कम होती है, और इसको इसके अंदर डिसोल्व होने के लिए HCl में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, और ये कर नहीं पा रहा क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी क्या है, कम है। क्योंकि जो कॉपर है वो बिलो हाइड्रोजन है किसके अंदर, रिएक्टिविटी सीरीज के। अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखोगे तो कॉपर जो है वो हाइड्रोजन के नीचे बैठा रहता है, ठीक है, और नीचे वाले ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाते, बट हाँ ऊपर वाले नीचे वाले को कर पाते हैं, ठीक है। तो कॉपर HCl को नहीं कर पाता क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी क्या है यहाँ पे कम है। अब कह रहे हैं कि कैन यू कीप द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन अ वेसल ऑफ जिंक, ये बोल रहे हैं कि क्या आप कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को जिंक के अंदर रख सकते हो, जिंक के वेसल के अंदर, इसके बर्तन के अंदर, बता दो, ठीक है। तो देखो अगर मैं कॉपर सल्फेट को जिंक के अंदर रखूंगी, क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी हाई होती है कॉपर से, तो ये क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा, और प्लस क्या छोड़ देगा, कॉपर। तो नहीं रख सकते बिकॉज जिंक हमारा ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे, कॉपर से। तो अगर मैं कॉपर सल्फेट को रखूंगी सोल्यूशन के अंदर, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन अगर मैं जिंक के बर्तन के अंदर रखूंगी, वेसल के अंदर रखूंगी, तो कॉपर सल्फेट बचेगा ही नहीं, क्योंकि जिंक उसके साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बना देगा और कॉपर को क्या कर देगा, बाहर, ठीक है। तो रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ द हाई रिएक्टिविटी ऑफ द जिंक इट विल डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, हेंस वी कांट कीप कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन द जिंक वेसल। आई इतनी बात समझ में, ठीक है। 2 नंबर के सवाल है, ज्यादा आपको कहानियां नहीं लिखानी, बिल्कुल क्रिस्प लिखो, एकदम सीधी बात लिखो, ठीक है। बेफालतू की बातें कहानियां बनाने से नंबर नहीं मिलते। साइंस का पेपर है ना, तो आप लोगों को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, मेन बातें लिखनी है, ठीक। अब आ जाओ कि व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, सबसे पहले तो आप यही बता दो
कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें एटलीस्ट चाहिए ताकि हमारे रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके एक केमिकल रिएक्शन को कर सके। तो क्या होती है एक्टिवेशन एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है which is required by the reactants so that they can at least take part in the chemical reaction। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है जो कि हमें कम से कम चाहिए किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए। ठीक, अब कह रहे हैं कि 600 केल्विन पे ऑन डिकम्पोजिशन कितना काम हो गया। देखो 1 नंबर की थी ये डेफिनेशन, उसके बाद बचा हुआ सवाल है 3 नंबर का। अब क्या बोला कि 600 केल्विन पे ऑन डिकम्पोजिशन ऑफ इथाइलो आयोडाइड बाय द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की 600 केल्विन पे डिकम्पोजिशन होता है इथाइल आयोडाइड का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट दे रखी है 1.60 into 10⁻⁵ सेकंड इनवर्स। एक्टिवेशन एनर्जी इस रिएक्शन की दे रखी है 209 किलोजूल पर मोल। तो कैलकुलेट कर दो वेलोसिटी कांस्टेंट एट 700 केल्विन टेम्परेचर। तो आपको यहाँ पे 2 टेम्परेचर दे रखे हैं। ठीक है, एक T1 एक T2, साथ में एक्टिवेशन एनर्जी की बात की है, मतलब यहाँ पे हमें क्या लगानी है, अरेनियस इक्वेशन लगानी है। कौन सी इक्वेशन लगानी है? अरेनियस इक्वेशन। तो अरेनियस इक्वेशन को लगाने का फॉर्मूला क्या होता है? जो हमारे पास 2 टेम्परेचर होते हैं, 2 डिफरेंट टेम्परेचर, तो मैं लॉग के टर्म्स लिख देती हूँ। log K2 by K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 by T1 माइनस का T2। देखो मैं LM की फॉर्म में इसलिए नहीं लिखती क्योंकि मैंने तो log की वैल्यूज याद कर रखी है, तो log की फॉर्म में अगर निकालोगे तो हमें बस इजी पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे टेम्परेचर T1 भी दे रखा है, T2 भी दे रखा है। देखो सबसे पहले लिख लो जो दे रखा है। टेम्परेचर T1 कितना है? 600 केल्विन है। T2 कितना है? 700 केल्विन है। एक्टिवेशन एनर्जी भी इसकी इन्होंने आपको यहाँ पे दे दी। ठीक है, दे दी ना एक्टिवेशन एनर्जी भी, और साथ में और क्या भी दे दिया, वेलोसिटी कांस्टेंट भी दे दिया, मतलब K1 की वैल्यू भी दे दी, जो कि हम एक्चुअली में रेट कांस्टेंट बोलते हैं, बट अरेनियस इक्वेशन में हम उसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो K1 की वैल्यू भी दे दी, एक्टिवेशन एनर्जी भी दे दी, T1 भी दे दिया, और हमें क्या दे दिया साथ में, T2 भी, सब कुछ दे दिया। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? K2 की निकालनी है। देखो किसकी निकालनी है वैल्यू, मुझे वेलोसिटी कांस्टेंट निकालना है 700 केल्विन पे। 700 केल्विन टेम्परेचर T2 है, मतलब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे? K2। ठीक है, तो मैं अगर थोड़ा सा खोल के लिखूं, log K2 इक्वल टू, अब log A बाई B को क्या लिखते हैं? log ऑफ A माइनस का log ऑफ B। मैं इसको ऐसे लिखती ना, log ऑफ K2 माइनस का log ऑफ K1। ठीक है, अब ये जो माइनस log K1 है मैं इसको डायरेक्ट राइट में लिख देती हूँ, जो कि क्या हो जाएगा जाके प्लस में log ऑफ K1 प्लस एक्टिवेशन एनर्जी हमें यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी कितनी दे रखी है देख लो एक बार भाई। एक्टिवेशन एनर्जी देखिए 209 किलो जूल्स। ठीक है, और अगर मुझे ऐसे जूल्स में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, 1 किलो जूल में कितने होते हैं? 1000 जूल होते हैं। 1000 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी, जो कि मैंने कर भी दी। साथ में 2.303 R की वैल्यू रख लो 8.314। टेम्परेचर T1 है 600, T2 कितना है? 700। ठीक है, तो log ऑफ K2, चलो K1 की वैल्यू भी मुझे दे रखी है, जो कि है कितना, 1.6 into 10⁻⁵ प्लस। ठीक है, ये सारी वैल्यू एज इट इज। इसको जब हम खोलेंगे तो ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम ले लेना, 700 माइनस 600 और 700 इंटू 600। ठीक है, कैलकुलेशन इसकी थोड़ी सी लंबी पड़ेगी। log K2 इक्वल टू, अगर मैंने इस पूरे को सोल्व करा, log 1.6 into 10⁻⁵, मेरा जो आंसर निकल के आया हुआ है 0.2041। ये पूरा जब मैंने कैलकुलेट करा तो मेरे पास वैल्यू कितनी आई, माइनस का 5 आई, प्लस का 2 पॉइंट कितनी आई, 5.9 आई। ठीक है, आई इतनी बात समझ में। तो देखो जब मैंने log 1.6 को खोला तो वैल्यू आई कितनी, 0.2041। फिर ये log A की पावर B कितना होता है, B log ऑफ A माइनस का 5, log 10 की वैल्यू कितनी थी, 1। फिर जब मैंने इसे बच्चों एक पूरे को सोल्व करा तो कितना आया, 2.59 आया। तो यहाँ से जो मेरे पास वैल्यू निकल के आई ना log K2 की, वो कितनी आई, माइनस का 2.1970। कितनी आई log K2 की वैल्यू यहाँ से निकल के मेरे पास माइनस का 2.1970। तो अगर आप इसका एंटी लॉग लोगे तो K2 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 6.35 into 10⁻⁻3 सेकेंड इनवर्स। अगर मैं इसका एंटी लॉग लूंगी तो वैल्यू क्या आएगी, ये निकल के आएगी। लेकिन अगर आप लोगों को लॉग तक भी वैल्यू आती है इतनी भी, तो आप इतनी ही लिख के आ जाना। अगर आप लोगों को एंटी लॉग से निकालने नहीं आते, बताओ इतनी बात मेरी आप लोगों को समझ में आई क्या? देखो कैलकुलेशन यूपी बोर्ड में ना थोड़े से सीबीएसई से लेंथ दे रखे हैं, है ना, तो बेहतर ये है कि आप लोग
प्रैक्टिस कर लो ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स की, क्योंकि आपके सीबीएसई बोर्ड के अंदर थोड़े से न्यूमेरिकल में बोल लूँ ना, कैलकुलेशन बड़ी आसान दे रखी है, बट यूपी बोर्ड में कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है एज कम्पेयर टू सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, आई इतनी बात समझ। तो ये वाला सवाल था हमारा, जिसका आंसर कितना आया 0.35 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। किसकी वैल्यू आई निकल के, ये K2 की। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या बोला है कि जो सॉल्यूशन है ना निकल का, एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है निकल का हेक्सा वाटर के साथ, ग्रीन कलर का है, बट साइनाइड का वही जब निकल के साथ बनता है टेट्राहेड्रल के केस में वो कलरलेस होता है। तो आप कर दो एक्सप्लेन। ठीक है, कि ये तो मेरे पास क्या है ग्रीन है, लेकिन ये मेरे पास क्या है कलरलेस है। देखो कारण ये है कि वाटर यहाँ पे क्या है, एक वीक फील्ड लिगेंड है, वाटर यहाँ पे है वीक फील्ड लिगेंड, वहीं पे साइनाइड के केस में ये क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, और वीक फील्ड लिगेंड्स की अगर मैं बात करूँ तो वीक फील्ड लिगेंड्स जो होते हैं वो पेयरिंग नहीं कराते, क्योंकि निकल +2 में क्या शो करेगा 3D8 शो करेगा। तो इसके पास क्या बचेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। देखो अगर मैं ऐसे लिखूं 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने बचेंगे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसके पास बचेंगे। तो जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो कलर शो होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं निकल में +2 की बात करूंगी साइनाइड के केस में तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे इसका मतलब ये कैसा होगा कलरलेस होगा, क्योंकि ये क्या होगा डायमैग्नेटिक होगा। आई इतनी बात समझ। ठीक है, उसके बाद अब आप लोग आ जाओ अपने नेक्स्ट सवाल पे। ये देखो कि क्रोमियम +3 होने के साथ पैरामैग्नेटिक, वहीं पे निकल क्या है डायमैग्नेटिक है। तो क्रोमियम +3 में अगर मैं बात करूं, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 24। ठीक है, और +3 की अगर मैं बात करूं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो +3 का मतलब है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे 3d3 4s0। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका क्या है, क्रोमियम को मान लो X, अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड है, उसके ऊपर होता है 0 चार्ज, तो 0 × 6 = +3, तो X की वैल्यू कितनी आ गई +3। मतलब क्रोमियम यहाँ पे कितना है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना है 24 है। ठीक है, तो वैसे उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होनी चाहिए थी 3d4 4s1, कितनी होनी चाहिए थी 3d4 4s2 ये होनी चाहिए थी, बट मैंने क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 2 यहाँ से निकले 1 यहाँ से, तो 3d3 4s कितना आया 0 आया। मतलब इसके पास कितना है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। वहीं से अगर मैं निकल की बात करूंगी इस वाले केस में, अगर मैं इसको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालू X साइनाइड के ऊपर होता है -1, तो -1 × 4 -4 = -2, तो X की वैल्यू फिर से कितनी है +2। मतलब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 3d8 है, तो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फिर से नहीं होंगे, एक्सर क्या होंगे पेयर्ड फॉर्म में होंगे। जब पेयर्ड फॉर्म में होंगे तो ये कैसे बिहेव करेगा एज अ डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। आई बात समझ में। अब ये सब आपको तब पता होगा जब आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ा होगा ढंग से, और कोऑर्डिनेशन के बहुत सवाल होते हैं तो उसको छोड़ने की मत सोचना। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों को कोऑर्डिनेशन चैप्टर के अंदर कोई भी डाउट है कोई दिक्कत है तो मुझे बताना, मैं उस चैप्टर को स्टार्ट करा दूंगी। यहाँ पे मेरा ज्यादा डिटेल में नहीं कराने का बस इतना सा कारण है कि ये हम कर रहे हैं PYQ, और PYQ में करने हैं 5 साल के CBSE के 5 साल के यूपी बोर्ड के, और वो तभी हो गए जब थोड़ी सी स्पीड होगी, है ना। अगर हम सब कुछ यहीं पे बिल्कुल पढ़ लेंगे तो फिर चैप्टर को भी तो देखना है ना, तो पहले चैप्टर पढ़ो उसके बाद फिर आप ये PYQ सीरीज लगाओ। अब आपको क्या करना है कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है फ्रक्टोज का, और केमिकल इक्वेशंस लिखनी है 3 केमिकल प्रॉपर्टीज की, किसकी ग्लूकोज की। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ स्ट्रक्चर लिखूंगा मैं फ्रक्टोज की, तो फ्रक्टोज को देखो लिखते हैं ऐसे, फ्रक्टोज को जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं CH2OH C डबल बॉन्ड O C H OH OH H H OH और यहाँ पे है CH2OH। तो कार्बन 1 2 3 4 5 6। ठीक है, OH की पोजीशंस ध्यान रखना। तो तुम्हारे पास क्या है 1 डिग्री अल्कोहल, ये है कीटोन ग्रुप, इधर OH है, इधर है OH और इधर है OH, और ये फिर से क्या है CH2OH। किसकी स्ट्रक्चर है ये फ्रक्टोज की, किसकी है फ्रक्टोज की। अब इस बार फ्रक्टोज की पूछी, क्या पता अगली बार ग्लूकोज की पूछ ले, तो ग्लूकोज की हो जाएगी CHO CH2OH H OH OH H HH OH OH, किसकी हो जाएगी ग्लूकोज की। ये स्ट्रक्चर थी ग्लूकोज की, वो वाली किसकी है फ्रक्टोज की। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स आपको याद रखनी है।
एक नंबर में बड़े आराम से आपसे पूछ सकते हैं। अब उसके बाद क्या बता दो, केमिकल इक्वेशंस बता दो, 3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज की। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशंस बताने के लिए आप इसकी कोई भी 3 केमिकल इक्वेशंस लिख दो। सबसे पहले तो जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ ग्लूकोज की, तो ये एन-हेक्सेन देता है, जो कि क्या होती है, लॉन्ग चेन फॉर्म होती है। ऐसे लिख दो CHO और CH2, सॉरी CHOH आप लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो CHOH। अब कितने थे ऐसे कार्बन, 4, नीचे क्या था CH2OH ग्रुप। उसकी रिएक्शन जब आप हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराते हो हीट की प्रेजेंस में, तो ये हमें एक लॉन्ग चेन की फॉर्म दे देता है एन-हेक्सेन की। ऐसे क्या बना दिया इसने, 1 2 3 4, क्या बना दिया, एन-हेक्सेन। ठीक है, CH3 CH2 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 CH3। आई थी बात समझ में, तो पहली तो हो गई ये। ठीक है, इसको नोट डाउन कर सकते हो। दूसरा ये तो मिटाने की जरूरत ही नहीं है, ग्लूकोज तो वही रहेगा बार बार, बस रिएजेंट्स हम लोग चेंज करते जाएंगे। ठीक है, 3 रिएक्शंस बतानी है, एक तो आप ये बता सकते हो। दूसरा फिर जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो किसके साथ में, किसके साथ कराते हो जब आप इसकी रिएक्शन NH2OH के साथ, किसके, NH2OH के साथ, तो CH डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या आ जाता है NOH, और ये सेम रहता है सब, ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन ये दिखा सकते हो। ये बात तीसरी की, तीसरा आप इसका ऑक्सीडेशन करा दो ब्रोमीन वाटर के साथ, किसके साथ, तीसरा आप लोग इसको क्या करा दो, ऑक्सीडेशन करा दो ब्रोमीन वाटर के साथ। तो जब ब्रोमीन वाटर के साथ में ऑक्सीडेशन कराओगे तो CHO तो कन्वर्ट हो जाएगा COH के अंदर, और बाकी ग्रुप्स क्या रह जाएंगे, ऐसे ही ऐसे। तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्योंकि माइल्डली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो बस इसी को ऑक्सीडाइज करेगा, एल्डिहाइड को, 1 डिग्री अल्कोहल को नहीं करेगा। ठीक है, बता दो इतनी बात आप लोगों को मेरी समझ आई क्या। तो ये था सवाल नंबर, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारा ये भी हो जाता है यहाँ से।